हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं लाखों लोगों की सोच बदली है और शायद किस्मत भी। थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ। ये 1937 में नेपोलियन हिल ने लिखी थी, लेकिन इसकी बातें आज भी बहुत रिलेवेंट हैं। हमारे पास इस किताब का एक काफ़ी अच्छा विस्तृत हिंदी रिव्यू है, तो वो हमारी मदद करेगा इसके जो कोर आइडियाज़ हैं उन्हें समझने में। ये रिव्यू सिर्फ सिद्धांतों की लिस्ट नहीं है, बल्कि उनके पीछे की जो सोच है उसको भी टटोलता है। और देखिए, ये किताब कोई ऐसी नहीं कि रातों रात लिख दी गई हो। सोचिए, हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। 20 साल? हाँ, 500 से ज्यादा उस वक्त के सबसे सफल लोग, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे बड़े नाम, उनसे मिले, उनकी सफलता के राज जानने की कोशिश की। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बिल्कुल असाधारण काम था ये तो। कि आज के टाइम में ये कितने काम के हैं, कितने प्रासंगिक हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से, और शायद ये सबसे बुनियादी है, इच्छा, डिजायर। रिव्यू कहता है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। पर ये जलती हुई इच्छा, ये बस किसी चीज को चाहने से अलग कैसे है? क्या मतलब ज्यादा तेजी से चाहना? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, हिल के हिसाब से ये सिर्फ तेजी की बात नहीं है, ये उस इच्छा की क्वालिटी की बात है। अच्छा। ये कोई ऐसी वैसी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक जुनून है, कह सकते हैं। एक ऐसा मकसद जो आपके पूरे वजूद पर मतलब हावी हो जाए। हाँ। रिव्यू भी इसी बात पर जोर देता है कि लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, ये सब। ओके। और उसे पाने का इरादा इतना पक्का हो, इतना मजबूत कि वो आपको हर मुश्किल पार करने की ताकत दे। ये वो फ्यूल है, समझ लीजिए, जो सफलता की गाड़ी को स्टार्ट करता है और चलाता रहता है। हाँ, और चलाता रहता है। बिना इस जलती हुई इच्छा के आगे के जो सिद्धांत है वो शायद उतने असरदार ना हो। दिलचस्प। तो इच्छा पहला कदम है, लेकिन इच्छा तो बहुत लोगों के मन में होती है, पर वो सच नहीं बनती। यहीं पे शायद अगला सिद्धांत आता है, विश्वास। फेथ। रिव्यू कहता है कि विश्वास का मतलब है अपनी सोच और लक्ष्य पर पूरा यकीन रखना। लेकिन ये यकीन आता कहाँ से है, खासकर जब शुरू में कोई सबूत ना हो सामने? सही। विश्वास वो पुल है जो इच्छा को हकीकत से जोड़ता है। और हिल के मुताबिक ये कोई अंधविश्वास नहीं है। नहीं, ये एक अर्जित विश्वास है, मतलब कमाया हुआ विश्वास। ये आता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना पर अटूट भरोसा रखने से, और सबसे जरूरी, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखने से कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एक मानसिक अवस्था है जिसे बनाना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत, स्वसुझाव, ऑटो सजेशन, एक टूल की तरह काम करता है। स्वसुझाव। ये सब थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। रिव्यू इसे विश्वास मजबूत करने का तरीका बता रहा है। क्या ये सिर्फ खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलना है, जैसे आजकल बहुत होता है? हाँ, भी और नहीं भी। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव बातें दोहराना भर नहीं है। अच्छा। उन्हें महसूस करना है, उनमें भावनाएं जोड़नी है। हिल का तरीका ज्यादा सिस्टमैटिक था। वो कहते थे कि अपना लक्ष्य लिखो, उसे दिन में कई बार जोर से पढ़ो, और पढ़ते वक्त कल्पना करो कि वो तुम्हें मिल चुका है। विजुअलाइजेशन जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये प्रक्रिया सीधे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो 10वां सिद्धांत भी है, उस पर हम बाद में आएंगे, उस पर असर डालती है। ओके। अवचेतन मन वो तर्क नहीं करता, वो सिर्फ दिए गए सुझावों को मान लेता है। तो जब आप बार बार भावनात्मक रूप से कोई विचार दोहराते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके विश्वास का हिस्सा बन जाता है। और फिर वो विश्वास एक्शन में बदलता है। एग्जैक्टली। और विजुअलाइजेशन, जैसा आपने कहा, वो इसी स्वसुझाव का एक बहुत पावरफुल रूप है। ठीक है, तो इच्छा को विश्वास से मजबूत किया स्वसुझाव के जरिए, लेकिन सिर्फ इच्छा और विश्वास से तो एक्सपर्टीज नहीं आती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिव्यू अगले सिद्धांत, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर जोर देता है, न कि जनरल नॉलेज पर। आज के इस इन्फॉर्मेशन एज में ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती, जहां हर तरह की जानकारी है? हाँ, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है, लेकिन हिल का तर्क बड़ा प्रैक्टिकल था। उनका मानना था कि जनरल नॉलेज ठीक है, उपयोगी है, पर पैसा कमाने या बड़ी सफलता के लिए काफी नहीं है। आपको अपने चुने हुए फील्ड में
गहरा खास ज्ञान हासिल करना होगा, विशेष ज्ञान, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। ये सब क्या है? स्पेशलाइज नॉलेज ही तो है। सही बात है। हिल कहते थे कि अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है तो उसे हासिल करो, पढ़ाई से, तजुर्बे से, या फिर वो मास्टरमाइंड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ। ऐसे लोगों से जुड़कर जिनके पास वो ज्ञान है। और सबसे जरूरी बात, जिसे रिव्यू भी हाईलाइट करता है, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग। हाँ, ज्ञान को लगातार अपडेट करना और उसे इस्तेमाल करना। आज के इस तेजी से बदलते टाइम में तो ये और भी ज्यादा सच है। ज्ञान हासिल किया, पर उस ज्ञान से नए अवसर कैसे बनाएं? यहीं पर शायद कल्पना का रोल आता है। रिव्यू ने इसे मन की कार्यशाला कहा है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये। और ये है भी। हिल कल्पना को दो तरह से देखते थे, एक सिंथेटिक और दूसरी क्रिएटिव। अच्छा, दो तरह की। हाँ, सिंथेटिक कल्पना मतलब पुराने आइडियाज, प्लान्स, कॉन्सेप्ट्स को नए तरीकों से जोड़ना। ज्यादातर इनोवेशन इसी से होते हैं। ओके। और क्रिएटिव कल्पना वो है जहां से एकदम नए ओरिजिनल विचार आते हैं, जिन्हें हिल अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से मिलने वाले संकेत मानते थे। ये वो मेंटल लैब है जहां इच्छाओं को शेप दिया जाता है, जहां प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजे जाते हैं। कोई भी बिजनेस प्लान हो, कोई भी नई स्ट्रैटेजी हो, वो पहले किसी की कल्पना में ही तो जन्म लेती है। हिल का मानना था कि हम अपनी इमेजिनेशन पावर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कल्पना में तो शानदार प्लान बन गया मान लीजिए, लेकिन असल दुनिया में उसे उतारने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ सोचने या कल्पना करने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ अगले दो सिद्धांत, संगठित योजना और निर्णय क्षमता जरूरी हो जाते होंगे। रिव्यू कहता है कि बिना प्लान के लक्ष्य बेकार है। एग्जैक्टली। कल्पना के घोड़े दौड़ाना एक बात है और उसे एक दिशा में दौड़ाना वो दूसरी। संगठित योजना वो ब्रिज है जो आपकी कल्पना को हकीकत से जोड़ता है। हिल इस पर बहुत डिटेल में बात करते हैं। आपको एक साफ प्रैक्टिकल योजना बनानी होगी। ये बताना होगा कि आप अपने लक्ष्य के बदले में क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है ना। हाँ, ये बात तो है। जरूरत हो तो सही लोगों की टीम बनानी होगी, वही मास्टरमाइंड वाली बात। और सबसे जरूरी, प्लान पर तुरंत काम शुरू करना होगा। सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन, हाँ। और निर्णय क्षमता, रिव्यू कहता है कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले खतरनाक नहीं हो सकते। हिल तेजी से ज्यादा निश्चितता पे जोर देते हैं, डेफिनेटनेस। अच्छा, निश्चितता। हाँ, उनका कहना था कि सफल लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं और फिर एक पक्का निर्णय लेते हैं, और एक बार ले लिया तो वे उस पर टिके रहते हैं, उसे बार बार बदलते नहीं। वे दूसरों की राय या आलोचना से आसानी से हिलते नहीं। हाँ। इसके उलट जो असफल होते हैं वो निर्णय लेने में बहुत देर लगाते हैं और फिर उसे बहुत जल्दी बदल देते हैं। हाँ, ये देखा है मैंने। ये हिचकिचाहट और अनिश्चितता ही असफलता का एक बड़ा कारण है। तो तेजी जरूरी है, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा और दृढ़ निर्णय होना चाहिए। ठीक है, प्लान बन गया, निर्णय ले लिया, एक्शन भी शुरू कर दिया, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। यहीं पर शायद 8वां सिद्धांत काम आता है, लगन और दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू इसे इच्छा शक्ति और इच्छा का मिश्रण कहता है। आजकल इसे ग्रिट भी कहते हैं शायद। हाँ, ग्रिट या दृढ़ता, ये इसके काफी करीब है, कह सकते हैं। लगन का मतलब है हार ना मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बार फेल हों। ये इच्छा, डिजायर को लगातार जलाए रखने की काबिलियत है जब शक और थकावट हावी होने लगते हैं। हिल का मानना था कि ज्यादातर लोग पहली बड़ी रुकावट आने पर ही बस छोड़ देते हैं। सही बात है, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं, जो हर ना को अगले प्रयास की सीढ़ी बना लेते हैं। ये एक मेंटल मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। जैसे एडिसन का उदाहरण। हाँ, एडिसन का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफल होना, ये एक क्लासिक उदाहरण है इसका। ये सब अकेले करना तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति चाहिए। शायद इसीलिए हिल ने मास्टर माइंड ग्रुप का सिद्धांत दिया। हो सकता है। रिव्यू कहता है कि ये ऐसे लोगों का समूह है जो प्रेरित करते हैं, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है, या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला आइडिया है? देखिए, हिल के लिए ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये सफलता के लिए एक जरूरत थी, अनिवार्य। अच्छा। उनका तर्क था कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक तय मकसद के लिए हार्मनी में साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी अनदेखी शक्ति पैदा होती है, मास्टरमाइंड।
ये ग्रुप ज्ञान, अनुभव और एनर्जी का एक पूल बनाता है जो किसी अकेले इंसान की क्षमता से कई ज्यादा होता है। सोचिए, एक रेगुलर मीटिंग जहां लोग एक दूसरे के लक्ष्यों पर बात करें, सलाह दें, हौसला बढ़ाएं, अकाउंटेबिलिटी तय करें। हाँ, ये तो पावरफुल हो सकता है। ये अकेलापन दूर करता है और एक सपोर्टिव माहौल बनाता है। रिव्यू सही कहता है कि ये उस बड़े विचार से जुड़ता है कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारी सफलता पर गहरा असर डालता है। हाँ, ये बात सही है कि सही लोगों को ढूंढना और ग्रुप को बनाए रखना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हिल के अनुसार इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अब हम कुछ ऐसे सिद्धांतों की तरफ बढ़ रहे हैं जो थोड़े रहस्यमय लगते हैं, या कहें कि एब्स्ट्रैक्ट। 10वां सिद्धांत है अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। हमने स्व सुझाव के टाइम इसका जिक्र किया था। रिव्यू इसे आदतों और विश्वासों का कंट्रोलर कहता है। ये चेतन मन से कैसे अलग है? हिल के दर्शन में अवचेतन मन एक बहुत बहुत शक्तिशाली चीज है। देखिए, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वो तर्क करता है, एनालाइज करता है, फैसले लेता है। हाँ। लेकिन अवचेतन मन एक विशाल बगीचे की तरह है, जहां विचार और विश्वास बीज की तरह बोए जाते हैं। ये तर्क नहीं करता, ये सिर्फ स्वीकार करता है, चाहे विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अच्छा। हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारे गहरे विश्वास, ये सब अवचेतन में जड़े जमाए होते हैं। स्व सुझाव के जरिए हम जानबूझकर इस बगीचे में पॉजिटिव बीज बोने की कोशिश करते हैं। हिल का मानना था कि अवचेतन मन ही हमें अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है और यहीं से इंट्यूशन या छठी इंद्रिय के सिग्नल मिलते हैं। इसे कंट्रोल करना सीखना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और 11वां सिद्धांत है दिमाग, द ब्रेन। रिव्यू इसे एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन कहता है। ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा नहीं लगता है? हिल का क्या मतलब था इससे? हाँ, ये हिल के शायद सबसे कंट्रोवर्शियल विचारों में से एक हो सकता है। उनका सिद्धांत था कि हमारा दिमाग न केवल विचार पैदा करता है, बल्कि उन्हें एक तरह की मेंटल एनर्जी या वाइब्रेशन के रूप में बाहर भेजता भी है। ओके। और साथ ही ये दूसरे दिमागों से भेजी गई वाइब्रेशंस या विचारों को रिसीव भी कर सकता है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत इसी आइडिया पर आधारित था कि एक जैसी सोच वाले दिमाग एक दूसरे के विचारों को खींचते हैं और बढ़ाते हैं। अब देखिए, मॉडर्न साइंस शायद इसे इस रूप में न माने, लेकिन अगर हम इसे एक मेटाफर की तरह देखें, तो ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे विचार और हमारी मेंटल स्टेट हमारे आसपास की दुनिया और लोगों को प्रभावित करते हैं। एक पॉजिटिव, फोकस्ड दिमाग अच्छी परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित कर सकता है। एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा। कुछ हद तक हाँ, लेकिन हिल का फोकस ज्यादा कर्म और योजना पर था। और फिर आता है 12वां सिद्धांत, सिक्स्थ सेंस। रिव्यू इसे इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कहता है और मानता है कि ये चेतना का हाई लेवल है। क्या ये कोई जादुई शक्ति है? हिल इसे जादुई नहीं मानते थे, वो इसे एक ऐसी क्षमता मानते थे जिसे विकसित किया जा सकता है। अच्छा, विकसित किया जा सकता है। हाँ, उनके अनुसार छठी इंद्रिय अवचेतन मन और रचनात्मक कल्पना के जरिए काम करती है। ये वो अंदर की आवाज है, वो अचानक आया हुआ आइडिया या एहसास है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, या किसी खतरे से आगाह करता है, या किसी प्रॉब्लम का अनोखा सॉल्यूशन सुझाता है। गट फीलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। हिल का मानना था कि ये तब विकसित होती है जब आप बाकी सभी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं, खासकर विश्वास, स्वसुझाव और अवचेतन मन पर कंट्रोल। ये अनुभव, ज्ञान और गहरी आंतरिक समझ का नतीजा है। रिव्यू सही कहता है कि कुछ लोगों को ये सिद्धांत आध्यात्मिक लग सकते हैं और ये व्यक्तिगत समझ पर निर्भर करता है। हिल के लिए ये सफलता के पिरामिड का टॉप था। और आखिरकार 13वां सिद्धांत, डर पर विजय, ओवरकमिंग फियर। रिव्यू में 6 मुख्य डरों का जिक्र है। ये कौन से डर हैं और हिल क्यों मानते थे कि इन पर काबू पाना सफलता के लिए इतना जरूरी है? हिल ने 6 बेसिक डरों की पहचान की जिनसे ज्यादातर इंसान परेशान रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर, यानी लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तीसरा, खराब सेहत का डर। चौथा, प्यार खोने का डर। 5वां, बुढ़ापे का डर। और छठा, मौत का डर। उनका तर्क था कि ये डर हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे होते हैं और हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। कैसे? ये हमें रिस्क लेने से रोकते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाओं को छोटा कर देते हैं, हमें नेगेटिव सोचने पर मजबूर करते हैं।
हिल का मानना था कि जब तक हम इन डरों को पहचानकर, समझकर, उन पर जानबूझकर जीत हासिल नहीं करते, तब तक सच्ची और स्थायी सफलता पाना लगभग नामुमकिन है और लगन को तोड़ता है। इसलिए डर पर काबू पाना आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और रिव्यू का सार निकालें तो मुख्य सबक क्या है? रिव्यू ने कुछ पॉइंट्स कहे थे। हाँ। विचार हकीकत बनते हैं, मकसद का स्पष्ट होना, एक्शन लेना जरूरी है और माहौल मायने रखता है। तो क्या ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में है जैसा कि नाम से लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अमीर बनना सिर्फ एक पॉसिबल नतीजा है। असल में ये किताब एक सफलता की माइंडसेट यानी सक्सेस माइंडसेट बनाने की गाइड है। अच्छा। ये सिद्धांत सिर्फ पैसे कमाने पर ही लागू नहीं होते। जीवन के किसी भी एरिया में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, सेहत हो या पर्सनल ग्रोथ हो, एक्सीलेंस हासिल करने पर लागू होते हैं। यानी इरादे को काम में बदलना, और माहौल यानी संगति का असर, ये जीवन जीने का एक फलसफा है एक तरह से। रिव्यू में किताब की तारीफ भी है कि सिद्धांत सरल हैं, टाइमलेस हैं, लाखों को प्रेरित किया है। लेकिन कुछ आलोचना भी है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स का आध्यात्मिक लगना या उदाहरणों का पुराना होना 1930 के दशक के। इन आलोचनाओं को कैसे देखना चाहिए? हाँ, एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। ये सच है कि उदाहरण उस दौर के हैं, लेकिन उसके पीछे के जो सिद्धांत हैं, इच्छा, विश्वास, योजना, लगन, डर पर काबू पाना, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी के यूनिवर्सल पहलू हैं। हाँ, ये तो आज भी वैसे ही है। बिल्कुल, आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। और रही बात कुछ सिद्धांतों के आध्यात्मिक लगने की, तो ये पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि वो उन्हें कैसे लेता है। कुछ लोग उन्हें प्रेरणा मान सकते हैं, कुछ उन्हें मेटाफर की तरह देख सकते हैं, और कुछ शायद उन्हें नजरअंदाज कर दें। लेकिन किताब का जो मूल संदेश है कि आपकी अंदरूनी दुनिया, सोच, विश्वास आपकी बाहरी दुनिया को तय करती है, वो आज भी बहुत पावरफुल है। और शायद सिद्धांतों की सरलता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, आसानी से समझे जा सकते हैं और लागू किए जा सकते हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें एक साफ रोड मैप देती है कि कैसे अपनी सोच को बदलकर, स्पष्ट लक्ष्य तय करके, योजना बनाकर, लगातार कोशिश करके और अपने डरों का सामना करके हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये नेपोलियन हिल के सालों के रिसर्च का निचोड़ है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, हिल के इन 13 सिद्धांतों में से आज अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल जिंदगी की चुनौतियों को देखते हुए कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा रेलेवेंट या जरूरी लगता है? अच्छा सवाल है। और उन 6 डरों में से क्या कोई ऐसा डर है जो शायद अनजाने में किसी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा हो? इस पे सोचना शायद कुछ नई दिशा दे सके।